हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के भिन्न भिन्न तरीकों को। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है ना, ये क्लास 10th के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 12th के भी दृष्टिकोण से, क्योंकि सेम चैप्टर जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो सेम चैप्टर आपको मिलेगा क्लास 12th के भी बायोलॉजी में। और जो टॉपिक्स यहाँ इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वे सारे टॉपिक्स और ज़्यादा डिटेल में आपको क्लास 12th के बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन यानी जनन। एक लाइन में अगर कहना हो कि जनन कहते किसे हैं तो सिंपल सा कह सकते हैं कि नए जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं। क्लियर? और ये जो नए जीव उत्पन्न होंगे ये किसी निर्जीव वस्तु से तो उत्पन्न होंगे नहीं। ये किससे उत्पन्न होंगे? ये पहले से उपस्थित जो जीव हैं, जो पृथ्वी पर पहले से उपस्थित हैं, उन्हीं से उत्पन्न होंगे, है ना। तो हम अब क्या कह सकते हैं? सीधा सा कह सकते हैं कि पहले से उपस्थित जीवों द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक, अब जो नए जीव उत्पन्न हुए हैं वो जिस जीव से उत्पन्न हुए हैं उसी की तरह देखने में लगेंगे, देखने में उन्हीं की तरह होंगे, है ना। तो अब परिभाषा जो बहुत ही खूबसूरत सी निकल के आ रही है वो क्या है? सिंपल सा है, जो पहले लिखा ही गया है कि पहले से उपस्थित जीवों द्वारा, जो पहले से उपस्थित है पृथ्वी पे, उनके द्वारा अपने ही जैसे यानी कि देखने में उन्हीं के जैसे, अपने ही जैसे नए जीवों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आगे क्या है कि जिन जीवों से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिन जीवों से नए जीव की उत्पत्ति होती है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कह देते हैं पेरेंट्स, यानी हिंदी में जनक या माता पिता। ठीक, पहले से उपस्थित जो जीव हैं और उनसे नए जीव की उत्पत्ति हो रही है ना, तो वही जीव जिनसे उत्पत्ति हो रही है नए जीव की, उन्हीं को क्या कह देंगे? पेरेंट्स यानी कि जनक। ठीक, और जो उत्पन्न नए जीव हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में उत्पन्न नए जीव हैं, उनको क्या कह देंगे? उनको कह देंगे ऑफस्प्रिंग्स या संतति या संतान। सिंपल सा है। ठीक, जो पुराने जीव हैं जिनसे नए जीव की उत्पत्ति हो रही है वो पेरेंट्स हो गए, और जो नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो हो जाएंगे क्या? ऑफस्प्रिंग यानी कि संतति या संतान। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट क्या है कि रिप्रोडक्शन के दौरान, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपली लिखा गया है यहाँ पे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि रिप्रोडक्शन के दौरान आनुवंशिक लक्षण जनकों से संतानों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के माध्यम से ट्रांसफर होता है। अब ये समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानिए कि आनुवंशिक लक्षण क्या होता है। आनुवंशिक लक्षण इंग्लिश हो जाएगा जेनेटिक कैरेक्टर्स या हेरेडिटरी कैरेक्टर्स। होते क्या है तो सिंपल सा समझिए कि आनुवंशिक का मतलब होता है विरासत, विरासत में मिली हुई चीजें। ठीक, विरासत यानी कि जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं वो विरासत है, चाहे वो जायदाद हो, पैसे हो, कुछ भी हो। ठीक, तो यहाँ पे आनुवंशिक लक्षण मतलब क्या? रिप्रोडक्शन के दौरान जो जनकों से संतानों में ट्रांसफर हो। सिंपल सा है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं लक्षण, उन्हीं को कह देते हैं आनुवंशिक लक्षण या हेरेडिटरी कैरेक्टर्स या जेनेटिक कैरेक्टर। यानी सिंपल सा है कि वे लक्षण जो जनकों से संतानों में ट्रांसफर हों उन्हीं को कह देते हैं आनुवंशिक लक्षण या हेरेडिटरी कैरेक्टर्स या जेनेटिक कैरेक्टर्स। ठीक, तो अब वो लक्षण जो जनकों से
संतानों में ट्रांसफर हो रहे हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफर होंगे? वो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होंगे, जो कि क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। डीएनए क्या होता है वो समझ लीजिए। 9th में आपने पढ़ा होगा सेल, सेल यानी कोशिका। ये मान लीजिए सेल है और उसके अंदर है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। उस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलते हैं। और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कहलाते हैं क्रोमेटिन थ्रेड, है ना। और वो क्रोमेटिन थ्रेड वास्तव में किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। तो वास्तव में मुख्यतः वहाँ क्या है? डीएनए ही है, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। और यही वो स्ट्रक्चर है जीव के अंदर जिसके ऊपर आनुवंशिक लक्षण उपस्थित होते हैं या उनकी सूचना उपस्थित होती है। यानी कि जो भी लक्षण अगली पीढ़ी में जाने हैं या पिछली पीढ़ी से मिले हैं जीव को ना, वो वास्तव में डीएनए के ऊपर ही स्थित होते हैं। इसीलिए डीएनए के ऊपर स्थित होते हैं ये आनुवंशिक लक्षणों का जो सूचना है वो डीएनए के ऊपर स्थित है, इसीलिए उसको आनुवंशिक पदार्थ कह देते हैं। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है जीव के अंदर, ठीक। तो वही यहाँ लिखा गया है कि वास्तव में वो ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? ये जो आनुवंशिक लक्षण है जो जनकों से माता वो उसमें जा रहा है, संतानों में जा रहा है, वो किसके थ्रू जाएगा? वो उसी के थ्रू जाएगा ना जिसके ऊपर वो स्थित होगा। तो डीएनए के ऊपर स्थित है, डीएनए के थ्रू जाएगा, ठीक। तो वही ये लिखा गया है कि रिप्रोडक्शन के दौरान आनुवंशिक लक्षण यानी ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जनकों से संतानों में आनुवंशिक पदार्थ यानी हेरिडिटरी मटेरियल जो कि है डीएनए के माध्यम से ट्रांसफर होता है, ठीक। और ये ट्रांसफर होता है तो इसके दौरान प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, कैसे होता है ट्रांसफर? तो वो आगे वही लिखा गया कि किसके लिए ये जो प्रक्रिया होने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले पेरेंट के सेल में डीएनए का कॉपी बनता है। डीएनए का कॉपी यानी प्रतिकृत बनता है ना, कि एक वो डीएनए है तो उससे दूसरा डीएनए एक और बन जाएगा। वैसे ही हूबहू एग्जैक्ट वैसे ही होगा, यानी जो लक्षण इस डीएनए पे होंगे वही लक्षण उस डीएनए पे होंगे, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले पेरेंट के सेल में डीएनए का कॉपी बनता है तथा यह डीएनए कॉपी आनुवंशिक लक्षणों को लेकर के संतानों में जाता है। ठीक बात है, अब समझ में आ रहा है ना कि ये डीएनए जो स्थित है सेल में, किसके? पेरेंट के सेल में, उसका क्या बनेगा? कॉपी बनेगा। और जो कॉपी बना है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? संतान में, ठीक, जो कि जनन के फलस्वरूप बना है उसमें चला जाएगा। और जो डीएनए पहले से उपस्थित है वो वहीं रह जाएगा, पेरेंट्स में ही। क्लियर है? और वही डीएनए क्या लेके जाएगा? आनुवंशिक लक्षण। यानी कि जो जीव है ना वो क्या है कि अपने ही जैसे नए जीव को कैसे बनाएगा? जो नया जीव है वो अपने पेरेंट्स के ही जैसे देखने में होगा, मैक्सिमम लक्षण उसी के होंगे। तो कैसे होगा? क्योंकि उसी का डीएनए आया है और उसके ऊपर है ये आनुवंशिक लक्षण, ठीक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कौन सी पीढ़ी में? यानी कि जनक वाली पीढ़ी से संतान वाली पीढ़ी में। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है तब उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन वास्तव में रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये रिप्रोडक्शन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उसी समय जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है, यानी कि ये प्रक्रिया जब चल रही होती है, ठीक, उसी समय क्या होता है ना कि उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। किसमें? डीएनए की कॉपी में कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ उसमें चेंजेज आ जाते हैं किसी कारण से। और उसके कारण क्या होता है कि इसी कारण संतानों में विभिन्नता देखने को मिलती है, संतानों में विभिन्नता देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलता है। अब देखिए क्या है कि जो संतान है, उत्पन्न संतान है, वो ठीक है कि अपने माता पिता की ही तरह दिखती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो उसके अंदर उसके माता पिता से भिन्न होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विभिन्नता।
वेरिएशन देखने को मिलता है संतानों में। और वो किसके कारण होता है? वो इसी के कारण कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है ना, किस लिए बन रही होती है? कि वो आनुवंशिक लक्षण को ले जा सके अगली पीढ़ी में, यानी संतानों में। तो जब ये कॉपी बन रही होती है उसी समय कुछ परिवर्तन आ जाता है उस डीएनए की कॉपी में, और इसीलिए जब वो अगले पीढ़ी में यानी संतानों में जाती है तो उसमें जो लक्षण गए होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, भिन्नता आ जाती है। तो वही यहाँ लिखा गया कि इसी कारण संतानों में भिन्नता देखने को मिलती है। तो वो अपने संतानों से तो भिन्न वो होते ही हैं कुछ लक्षणों में। बाकी ये भी है कि अगर पेरेंट्स यानी माता पिता की 4 संतानें हैं ना, तो वो चारों संतानें आपस में भी भिन्न होती हैं। वो इसी कारण से कि जो भी कॉपी बन रहा है ना उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा डीएनए के कॉपी में, ठीक, जिसके कारण वो अपने संतानों अपने पेरेंट्स से भिन्न तो दिखेंगे ही, भिन्न तो होंगे ही कुछ लक्षणों में, और साथ ही साथ कि अपने जो भाई बहन हैं यानी कि जो और संतानें हैं उनसे भी भिन्न दिखेगी वो संतान। क्लियर है यहाँ तक बात? अब इतना डिस्कस करने के बाद प्रश्न ये उठता है कि क्या रिप्रोडक्शन आवश्यक है, ज़रूरी है रिप्रोडक्शन? तो आंसर है हाँ, ज़रूरी ही नहीं, अनिवार्य है, नेसेसरी है। क्यों? अब देखिए, कल्पना कीजिए कि इस समय पृथ्वी पर जो भी जीव उपस्थित हैं यहीं पे रिप्रोडक्शन उनका बंद हो जाए, यानी कि अब इसके आगे कोई भी जीव रिप्रोडक्शन ना करे, तो क्या होगा? कौन सी स्थिति आएगी? देखिए, एक निश्चित उम्र के बाद सभी जीवों को मर ही जाना है, तो सभी धीरे धीरे करके मर जाएंगे और रिप्रोडक्शन किए नहीं रहेंगे तो नए जीव की उत्पत्ति हुई नहीं रहेगी, है ना? तो यानी कि सिंपल सा कह सकते हैं कि अब इसके आगे जीवन बना रहे इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन अनिवार्य है, नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ से आए? अपने जनकों से। हम अपनी पीढ़ी को क्या कर देंगे? प्रजनन द्वारा उत्पन्न करके जाएंगे, ठीक। इस तरह से क्या होगा कि जीव इस पर रहेंगे और जीवन की निरंतरता बनी रहेगी, ठीक। तो सिंपल सा एक लाइन में कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन यानी जनन अनिवार्य है, यानी नेसेसरी है। क्लियर? हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। क्लियर? अब इन दोनों का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक, और दोनों में अंतर भी पता चल जाएगा। क्लियर? तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य परिभाषा हम कह सकते हैं वो ये है कि देखिए कि जब एक ही पेरेंट द्वारा किसी एकल जीव द्वारा कह सकते हैं नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब 2 जीवों या जनक जो है वो क्या है? 2 हों, जिसमें से एक क्या है? नर तथा दूसरा मादा, मेल और फीमेल हो, तो जब 2 जीवों द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है या 2 जीवों की सहायता से या उनकी भागीदारी द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे कह देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है कि एक जीव द्वारा नए जीव की उत्पत्ति तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और 2 जीव द्वारा नए जीव की उत्पत्ति तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो वही पहला लिखा है कि केवल एक ही जीव या जनक द्वारा नए जीव या संतति की उत्पत्ति जब होती है तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जब 2 जीवों या जनकों जिसमें से क्या है एक नर हो और दूसरी मादा हो की भागीदारी द्वारा, उनके पार्टिसिपेशन द्वारा नए जीव या संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, ठीक। अब दूसरा क्या है? दूसरा इनमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स बनते हैं, और वो गैमेट्स अगर मेल में बन रहा है तो मेल गैमेट्स, फीमेल में है तो फीमेल गैमेट। तो यहाँ वही लिखा गया कि मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है।
अब इसके पहले कि हम इसके आगे बढ़ें, ये समझते हैं कि गैमेट्स क्या होते हैं। ये जो लिखा गया ना गैमेट्स, ये होते क्या है। तो देखिए गैमेट्स का हिंदी होता है युग्मक। ये वे सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं और विशेष प्रकार के सेल होते हैं, और ये हैप्लॉयड होते हैं। यानी कि सीधा सा कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले हैप्लॉयड सेल्स, विशेष प्रकार के हैप्लॉयड सेल्स गैमेट्स यानी युग्मक होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हैप्लॉयड सेल्स किसे कहते हैं। तो पहले यहाँ इसको लिख लेते हैं कि गैमेट्स कहते किसे हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हैप्लॉयड सेल कहते किसे हैं। ठीक, तो गैमेट्स को कहाँ लिख दें, हाँ यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ नीचे गैमेट्स किसे कहते हैं। क्या लिख दिया कि गैमेट्स यानी युग्मक वे सेल्स होते हैं जो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय निर्मित हैप्लॉयड सेल्स यानी अगुणित कोशिकाएं होती हैं। क्या ये गैमेट्स या युग्मक होते हैं। ठीक, अब ये है कि हैप्लॉयड सेल्स किसे कहते हैं, अगुणित कोशिकाएं। तो देखिए सिंपल सा है कि वे सेल्स जिनमें केवल एक सेट ही क्रोमोसोम का होता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर, उनका केवल एक ही सेट उपस्थित होता है जिन कोशिकाओं में, वे कहलाती हैं क्या, हैप्लॉयड सेल्स यानी अगुणित कोशिकाएं। अब एक सेट क्रोमोसोम का एक सेट केवल उपस्थित होने का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो देखिए यहां देख लेते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, यहां देख लेते हैं, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको हम लोग 23 पेयर्स भी लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या है समझिए, जो भी 46 क्रोमोसोम हैं उसमें से 23 का 2 सेट है, और हर एक सेट में से एक क्रोमोसोम इस सेट का और एक क्रोमोसोम इस सेट का आपस में पेयर बना के रहते हैं। जैसे, और वो कौन से क्रोमोसोम होते हैं, जो एक तरह के दिखने वाले होते हैं, जिनको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 23 पेयर्स लिखा गया ना, तो ये ऐसे होंगे, ऐसे मान लीजिए दोनों ये क्रोमोसोम एक जैसे दिख रहे हैं, एक लंबाई चौड़ाई के हैं, समान है तो एक साथ हैं। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं तो ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ हैं, ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ हैं, ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ हैं। मतलब एक जैसे दिखने वाले जो है ना क्रोमोसोम या होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो आपस में पेयर बना के रहते हैं। अब समझिए, हर एक पेयर में जो एक क्रोमोसोम है ना, जो एक क्रोमोसोम है, वो इस 23 का जो 2 सेट है ना, वो एक क्रोमोसोम एक सेट का है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेट का है। यानी 2 अलग अलग सेट में से एक एक क्रोमोसोम आपस में पेयर बना के रहते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो यानी कि ह्यूमन की बात करें तो सामान्य कोशिकाओं में, जो शारीरिक कोशिकाएं हैं उसकी ना, उसमें 46 क्रोमोसोम हैं, जिसमें 23 जोड़ी हैं, यानी कि 23 का 2 सेट है, और हर एक सेट में से एक एक क्रोमोसोम जो होमोलॉगस हैं वो आपस में पेयर बना के, देखिए एक जैसे ऐसे है, एक जैसे सब पेयर बना के रह रहे हैं। जब इनमें गैमेट्स बनने वाले होते हैं, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है, तो इसमें जब गैमेट्स बनते हैं तो इन सभी जोड़ों में से केवल एक क्रोमोसोम ही जाता है। सभी जोड़ों में से केवल एक क्रोमोसोम। तो हम ये कह सकते हैं कितना जाएगा, केवल गैमेट्स की बात करें तो केवल कितना जाएगा, केवल 23 जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे। किसमें, गैमेट्स में। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि केवल एक सेट ही तो गया, केवल एक सेट गया, दूसरा जाता तो जोड़ा बना के जाता। ठीक, तो उसी कोशिका को कहते हैं जिसमें एक सेट क्रोमोसोम का केवल एक सेट उपस्थित हो, उसी कोशिका को या सेल को कहते हैं हैप्लॉयड सेल्स। क्लियर है बात। अब क्या है कि ये गैमेट्स क्या हैं, गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनने वाले वे विशेष सेल्स हैं जिनमें जो क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो केवल एक सेट ही होते हैं, क्रोमोसोम केवल एक सेट ही होते हैं, यानी कि जो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ लिखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय निर्मित हैप्लॉयड सेल्स यानी अगुणित कोशिकाएं होती हैं क्या, गैमेट्स यानी कि युग्मक। क्लियर।
तो अब बात आती है, फिर से यहीं पे आ जाते हैं कि ये गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तो बनते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब बनते हैं तो मेल में बनते हैं तो मेल गैमेट्स, फीमेल में बनेंगे तो फीमेल गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर? अब क्या है कि दोनों गैमेट्स जब बन जाते हैं तो दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, यानी आपस में मिक्सअप होते हैं, तो उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। लेकिन यहाँ तो गैमेट्स बने ही नहीं, तो दोनों फ्यूज कैसे होंगे? जब बने ही नहीं तो फ्यूज होने की बात ही नहीं है। ठीक, तो वही अगला पॉइंट लिखा गया कि गैमेट्स का फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है आपस में मिक्स हो जाना, संलयन, ठीक, मिक्सिंग। तो गैमेट्स का फ्यूजन जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं वो नहीं होता है, तो यही लिखा गया है गैमेट्स का फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता है। क्लियर? लेकिन यहाँ बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहे हैं दोनों, तो यहाँ क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, यानी नर और मादा युग्मकों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब आपस में वो मिक्स होते हैं, यानी संलयित होते हैं, आपस में होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। सिंपल सा एक परिभाषा यहाँ भी निकल के आ रही है कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना यानी फ्यूजन करना, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके फलस्वरूप एक विशेष प्रकार की द्विगुणित कोशिका बनती है जिसे कहते हैं जाइगोट यानी युग्मनज कोशिका। द्विगुणित क्यों? क्योंकि एक सेट क्रोमोसोम का मेल गैमेट से आया होगा और दूसरा सेट क्रोमोसोम का फीमेल गैमेट से आया होगा। अब जो यहाँ आधा आधा होकर के आए थे, यहाँ आकर के दोनों सेट आपस में मिलकर के द्विगुणित हो गए, यानी जोड़ा बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो वही है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके फलस्वरूप एक कोशिका बनती है जिसका क्या नाम है? जाइगोट यानी युग्मनज कोशिका। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि ये जाइगोट ही वह कोशिका है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली पहली कोशिका है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाली पहली कोशिका का नाम क्या है? तो वो है जाइगोट यानी युग्मनज। अब वो चाहे अविकसित से अविकसित जीव हो, एकदम मतलब कि प्रिमिटिव लेवल का जीव हो, या सबसे ज़्यादा विकसित और जटिल जीव हो, ये सबके लिए सच्चाई है कि अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें सबसे पहली जो कोशिका बनेगी वो है जाइगोट यानी युग्मनज। ठीक, युग्मनज या युग्मनज कोशिका। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या है जो मुख्यतः किसके लिए है? जो मुख्यतः है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न संतानें अपने जनक के एकदम समान होती हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। कौन सी विधि द्वारा? ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको अलग बॉक्स में कर लेते हैं। ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बन रहे हैं जीव या ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ही जीव द्वारा बन रहे हैं, वो क्या होते हैं ना कि वो अपने जनकों के एकदम डिट्टो फोटोकॉपी होते हैं, एकदम हूबहू ऐसे ही होते हैं। यानी जो डीएनए द्वारा लक्षण आया होता है ना, वो एकदम हूबहू फोटोकॉपी ही आ जाता है, एग्जैक्ट, एकदम जैसा जनक है ना वैसा एग्जैक्ट आ जाता है इसमें, संतति में, यानी कि ऑफस्प्रिंग में। तो इसीलिए वे एकदम हूबहू फोटोकॉपी होते हैं अपने जनकों के, और उसी ये जो होते हैं एकदम फोटोकॉपी, उन्हीं को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ ये क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लियर है? तो कभी कभी पूछ लेता है क्लोन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा है कि अलैंगिक जनन द्वारा बने हुए जितने भी जीव हैं वो क्लोन हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जनकों के एकदम हूबहू, एकदम एक उन्हीं के जैसे होते हैं, यानी कि हूबहू फोटोकॉपी होते हैं, डिट्टो फोटोकॉपी होते हैं। क्लियर? अगला क्या है कि ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो मेल और फीमेल दोनों के डीएनए आते हैं, दोनों के लक्षण आके मिलते हैं, और इसके पहले अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो उसमें एक पॉइंट आया था, उसमें बताया गया था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या हो रहा होता है, डीएनए का कॉपी बन रहा होता है ना,
जब गैमेट बन रहा होता है और उसमें डीएनए का कॉपी जा रहा होता है, उसी समय डीएनए के कॉपी में क्या आ जाता है, कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिससे विभिन्नता देखने को मिलती है संतानों में। तो वो यहाँ पे प्रक्रिया हो जाती है। इसीलिए इस विधि द्वारा उत्पन्न संतानें आपस में तथा अपने जनकों से भिन्न होती हैं। मतलब आपस में भी भिन्न होती हैं, जो एक ही जनक के 5, 6, 7 संतान हैं तो आपस में भी वो भिन्न हैं और अपने जनकों से भी भिन्न होती हैं। क्लियर? तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो ये तो रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तुलनात्मक अध्ययन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ठीक, लेकिन वो हम लोग इस वीडियो में नहीं, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक्सप्लेनेशन के साथ।